नमस्कार दोस्तों। अनुष्ठान क्लास के केबीएस पीआरटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केबीएस पीआरटी में सारंगी के दोनों पार्ट ख़त्म हो चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे वीड़ा पार्ट 1। ठीक है। और वीड़ा पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर 5 तक चैप्टर तक के जितने भी कविता या कहानियाँ थीं उनको हम पढ़ लिए हैं। अब आज हम पढ़ेंगे पार्ट 6 से लेकर पार्ट 10 के पाठों को, जिसमें कविताएं और कहानियां शामिल होंगी। ठीक है। पहली चीज़ हम समझते हैं कि जो दूसरी यूनिट है वो यूनिट है हमारे मित्र, और हमारे मित्र में पार्ट 6 है बीरबल की खिचड़ी। क्या है? बीरबल की खिचड़ी। बीरबल की खिचड़ी भाषा की कौन सी विधा है? तो यहाँ पे लिखा है कहानी विधा है। ठीक है। तो ये कहानी है, तो आइए हम सभी स्टार्ट करें इस कहानी को। अकबर के दरबार में अनेक विद्वान थे। ठीक है। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। अकबर के दरबार में अनेक विद्वान थे। बीरबल उन्हीं में से एक थे। ठीक है। वे अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। बीरबल किस लिए प्रसिद्ध थे? अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। अपनी चतुराई से वो बादशाह को भी हरा देते थे। अकबर और बीरबल के बारे में अनेक कहानियां प्रसिद्ध हैं। लोग उन्हें बड़े चाव से क्या करते हैं? सुनते और सुनाते हैं। एक बार की बात है, अकबर किसी गांव से होकर जा रहे थे। ठीक है। और उस समय सर्दी के दिन थे। गांव के लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। जब बादशाह अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे तो एक व्यक्ति कह रहा था कि मैं यमुना के पानी में रात भर खड़ा रह सकता हूँ। ठीक है। तो अकबर इस बात का विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, यदि तुम सारी रात पानी में खड़े रहो तो मैं तुम्हें थैली भर मोहरे इनाम में दूंगा। वह मान गया। अगली रात वह व्यक्ति यमुना के ठंडे जल में पूरी रात खड़ा रहा। ठीक है। प्रातः जब वह बादशाह के दरबार में आया तो बादशाह ने आश्चर्य से पूछा, क्या कि तुम अपनी सर्दी में सारी रात पानी में कैसे खड़े रहे? उसने नम्रता से उत्तर दिया, जो व्यक्ति था उसने नम्रता से उत्तर दिया, महाराज, आपके राजमहल से दीपक का प्रकाश आ रहा था। मैं उसे देखते हुए सारी रात पानी में खड़ा रहा। बादशाह ने कहा, तो तुम मेरे दीपक की गर्मी के कारण ही सर्दी से बच सके, तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा। वह बहुत दुखी हुआ और उदास होकर चला गया। उस समय बीरबल भी दरबार में उपस्थित थे। उन्होंने सोचा इस दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। दूसरे दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। अकबर को चिंता हुई, कहीं बीरबल बीमार तो नहीं पड़ गया। उन्होंने बीरबल को बुलावा भेजा। बीरबल ने कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, पक जाने पर दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। अगले दिन बीरबल को फिर दरबार में न देखकर बादशाह ने कुछ सोचा। फिर बादशाह ने बोला, क्या बोला? चलो स्वयं ही चलकर देखें कि बीरबल कैसी खिचड़ी पका रहे हैं। ठीक है। जब बादशाह बीरबल के यहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत लंबे बांस के ऊपरी सिरे पर एक हांडी लटकी हुई है। हांडी से बहुत नीचे भूमि पर बहुत थोड़ी सी आग जल रही है। बादशाह ने हैरानी से पूछा, बीरबल, भला यह खिचड़ी कैसे पक सकती है? हांडी तो आग से बहुत दूर है। ठीक है। तब बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, अगर वह व्यक्ति राजमहल के दीपक की गर्मी के सहारे सारी रात ठंडी पानी में खड़ा रह सकता है तो इस आग से मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? अकबर को बात में समझ में आ गई। उन्होंने दूसरे दिन उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया और बड़े सम्मान के साथ उसे मोहरों की थैली भेंट कर दी। ठीक है। इस प्रकार से आपकी ये कहानी यहीं पर कंप्लीट होती है। अब हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर पार्ट 7 को। अब इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था हमने उसको अंडरलाइन कर दिया है। आप वो सभी अंडरलाइन वाली चीज़ों को याद रखिएगा। ठीक है। अगले चैप्टर की ओर चलते हैं, और अगला चैप्टर क्या है? पार्ट 7 है, और यह चैप्टर जो है एक एकांकी है। ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। यानी पार्ट 7 का नाम है मित्र को पत्र, और मित्र को पत्र एक एकांकी है, एक पत्र है। ठीक है। अब इसमें पत्र कैसे लिखा जाता है यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई हैं। सबसे पहले, प्रिय मित्र अभिषेक, नमस्ते। आशा है कि तुम और परिवार में सभी सकुशल होंगे और गर्मियों की छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे।
मैं अपनी छुट्टी मनाने अपने नाना नानी के घर गुवाहाटी आया हूँ। गुवाहाटी भारत के पूर्वोत्तर प्रदेशों में का प्रवेश द्वार है। यह बहुत सुंदर और विशाल महानगर है जो किस नदी के तट पर है? ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि ब्रह्मपुत्र इतनी विशाल नदी है कि इससे माजुली नाम का एक बहुत बड़ा द्वीप भी है। यह नदी में स्थित भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा? माजुली नामक द्वीप। माजुली में असम के विश्व प्रसिद्ध वैष्णो मठ सत्र में हमने सत्रिया नृत्य देखा। यह भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। ठीक है, यानी उसका दोस्त है अभिषेक, वो गया है नाना नानी के घर गुवाहाटी और वहाँ के बारे में वो अपने दोस्त को बता रहा है। गुवाहाटी नगर के समीप नीलांचल पर्वत पर कामाख्या देवी का मंदिर स्थित है। यहाँ पूरे भारत से श्रद्धालु क्या करने आते हैं? दर्शन करने आते हैं। ठीक है, हम लोग पिछले गुरुवार को वहाँ दर्शन करने गए थे। हम उमानंद मंदिर भी गए थे, यानी गुवाहाटी में उमानंद मंदिर भी है। यहाँ पहुँचने के लिए नाव से जाना पड़ता है और थोड़ा पैदल भी चलना पड़ता है। पैदल चलते हुए नानी ने मुझे बताया कि स्वस्थ रहने के लिए खेलना बहुत आवश्यक है। ठीक है, उन्होंने कहा कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन रहता है, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी बहुत आवश्यक है। मैंने नानी को तुरंत बताया कि मैं तो अपने मित्रों के साथ बहुत सारे खेल खेलता हूँ। हम लोग कितने आनंद से खो खो, पिट्ठू, क्रिकेट, फुटबॉल खेलते हैं। खेल की बात सोचते ही मुझे तुम्हारी याद आने लगी। मैं तुम्हें वहाँ के बहुत सारे अनुभव सुनाना चाहता हूँ। जल्द ही लौटूंगा। शेष शुभ है, बड़ों को प्रणाम। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखा जाता है अपने मित्र को पत्र। और इसमें तुम्हारा मित्र क्या है? रूपम। दो चरित्रों का वर्णन किया गया है, अभिषेक और रूपम, और साथ में अभिषेक के नाना नानी। और वह गुवाहाटी के विषय में बहुत चीज़ें बताता है कि वहाँ पे कामाख्या मंदिर है, उमानंद मंदिर है, और मित्रों के साथ हम कौन कौन से खेल खेलते हैं। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखने वाली बातें हैं जो एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगी। ठीक है, अब चलते हैं पाठ 8 की ओर। अगला चैप्टर है पाठ 8। पाठ 8 का नाम है चतुर्गीदड़। ठीक है, और चतुर्गीदड़ एक एकांकी है। ठीक है, एकांकी का मतलब इसमें अलग अलग जानवर अपने बातों को अपने द्वारा ही कहेंगे, तो वो एकांकी के रूप में चित्रित किया गया है। ठीक है, यानी इसका नाटक भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे पहले दृश्य की ओर चलते हैं। पहला दृश्य तालाब के किनारे का है। मगरमच्छ तालाब की ओर देखते हुए अपने आप से, तालाब की सारी मछलियाँ तो मैं धीरे धीरे चट कर गया। अब क्या खाऊं? कई दिन से खाने को कुछ भी नहीं मिला। मुझे बहुत भूख लगी है। आज वह गीदड़ भी तालाब पर पानी पीने नहीं आया। ये कौन कह रहा है? ये मगरमच्छ कह रहा है। तो मगरमच्छ क्या कह रहा है, उन बातों को याद रखिएगा आप। ठीक है, अब कछुए का प्रवेश होता है। कछुआ, कहो भाई मगरमच्छ, क्या हाल है? सब ठीक तो है? इतने उदास क्यों हो? मगरमच्छ क्या कहता है? क्या बताऊं मित्र, भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं। मगरमच्छ क्या कह रहा है? भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं। तब कछुआ कहता है, क्यों, क्या आज खाने के लिए मछलियाँ नहीं मिली? तो मगरमच्छ कहता है, मछलियाँ तो कब की समाप्त हो चुकी हैं। सोचा था कि गीदड़ मिलता तो आज का काम चलता, पर वह तो ऐसा चतुर है कि पकड़ में नहीं आता। कछुआ, हाँ, गीदड़ को पकड़ना तो बहुत कठिन है। मगरमच्छ, मित्र, कोई ऐसा उपाय करो कि वह पकड़ में आ जाए। कछुआ से कह रहा है मगरमच्छ कि उसे खाकर आज मैं अपनी भूख मिटा लूँगा, मैं तुम्हारा बहुत उपकार मानूंगा। कछुआ, अच्छा तुम कहते हो तो चला जाता हूँ। किसी तरह गीदड़ को इधर लाने का प्रयत्न करता हूँ कुछ सोचकर, लेकिन उसके पहले तुम एक काम करो, कान में कुछ कहता है। मगरमच्छ, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। दूसरा दृश्य, एक और मगरमच्छ सांस रोके मरा हुआ सा पड़ा और कछुआ पास खड़ा है। कछुआ दूर से गीदड़ को आते हुए देखकर, हाय, अब मैं क्या करूं? मेरे प्यारे मित्र को न जाने क्या हो गया, अचानक उसके प्राण निकल गए। अब तो मैं बिल्कुल अकेला रह गया। तब गीदड़ का प्रवेश होता है। गीदड़, क्या हुआ भाई कछुए, क्यों रो रहे हो? कछुआ, मेरा प्यारा मित्र मगरमच्छ स्वर्ग सिधार गया, अब दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा। गीदड़, क्या कहा? मगरमच्छ मर गया? अपने आप से? अब तो मैं निश्चित होकर तालाब का पानी पी सकता हूँ। उसके डर से मैं कई बार प्यासा ही रह जाता था। कछुआ,
क्या कहा, क्या कहा? गीदड़, नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, यह तो बड़े दुख की बात है, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? कछुआ, आओ उस पर कुछ सूखे पत्ते डालकर उसे ढांप दे, देखो मरा पड़ा है। गीदड़ डरते डरते कुछ पास आकर धीमे स्वर से, अरे यह तो बिल्कुल शांत है, नहीं नहीं, यह तो सांस ले रहा है भाई कछुए, क्या यह सचमुच मर गया है? कछुआ, हाँ हाँ, देखते नहीं है मरा पड़ा है। गीदड़, पर भाई मैंने तो सुना है कि मर जाने पर मगरमच्छ की पूंछ हिलती रहती है, लगता है अभी यह पूरी तरह नहीं मरा। कछुआ, नहीं भाई यह बिल्कुल मर गया है। तभी मगरमच्छ अपनी पूंछ हिलाने लगता है। गीदड़ भाग कर दूर जाते ही, ओह अपने मित्र को देखो, अपने मित्र को देखो। कछुआ ऊंचे स्वर में, खोल दो आंखें। भाग गया गीदड़, तुम बिल्कुल मूर्ख हो, तुम उस चतुर गीदड़ की चाल में आ गए, अब उसे पकड़ना कठिन है। ठीक है, तो बड़ी मज़ेदार कहानी थी। तो मगरमच्छ को भूख लगी और वह गीदड़ को खाना चाहता था। ठीक है, तो इसमें इतनी बात की गई है। तो जो कथन कहे गए हैं वो आप ज़रूर से उसमें जो पॉइंट हैं वो आप याद करके रखिएगा, वही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और लगभग क्लास कक्षा 3 से हिंदी की जो बुक है कक्षा 5 तक की जो बुक में जितने भी चरित्र हैं उनके कथन वही एग्ज़ाम में पिछली बार पूछे गए थे। ठीक है, अब हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और अगला चैप्टर क्या होगा, पार्ट 9 होगा। पार्ट 9, और इस पाठ का नाम है प्रकृति पर्व फूल देई। ठीक है, प्रकृति पर्व फूल देई। जानकी, जानकी पहला चरित्र है जानकी। जानकी बहुत ही प्रसन्न थी, कल वह अपने सभी मित्रों के साथ फूल देई पर्व के लिए जाएगी। अगले दिन उसकी ईजा माँ ने उसे सुबह सुबह उठा दिया। उसकी माँ का क्या नाम था, ईजा ने सुबह सुबह उठाया किसको, जानकी को। नहा धोकर अपनी छोटी डलिया हाथ में लिए फूल चुनने के लिए वह निकल गई। आंगन में पहुंचते ही उसने हेमा, गीता, राधा, वीर, गोविंद और मनोज को पुकारा। ये भी चरित्र हैं और इसी फूलदेई पाठ में अंकित है। सब हाथ में छोटी छोटी डलियां लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। फूलदेई, अब फूलदेई त्योहार कहाँ का है, फूलदेई उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध त्योहार है। यह त्यौहार बच्चों द्वारा मनाया जाता है। यह त्यौहार कौन मनाता है, बच्चों द्वारा, इसलिए इसे बाल पर्व के नाम से भी जाना जाता है। किसे, फूलदेई को। यह चैत्र मास की संक्रांति के दिन मनाया जाता है। ये चीजें ध्यान में रखिएगा। चैत्र माह हिंदू, ठीक है, चैत्र माह जो है हिंदू नव वर्ष का पहला दिन होता है। ठीक है, और फूलदेई बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। चैत्र ऋतु आते ही ऊंची ऊंची पहाड़ियों से बर्फ पिघलने लगती है और सर्दियों के ठंडे दिन बीत जाते हैं। उत्तराखंड के सुंदर पहाड़ फूलों से लद जाते हैं। जानकी और उसके मित्रों ने बुरांस, फ्योली और कई प्रकार के फूल अपनी छोटी छोटी डलियों में इकट्ठे कर लिए। कौन कौन से फूल, बुरांस और फ्योली। अब वह टोली जिसे फुलारी कहा जाता है वह घर के मुख्य द्वार की देहली पर रुकती, अच्छत और फूल डालती और गाती जाती, फूल देई छम्मा देई, थैड़ी द्वार भर भर भकार, ये देहली के बारंबार नमस्कार फूले द्वार। ठीक है, ये कविता भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि फूल देई में कौन सी कविता गाई जाती है, फूल देई छम्मा देई, थैड़ी द्वार भर भर भकार, ये देहली के बारंबार नमस्कार फूले द्वार। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि आपकी देहली फूलों से भरी रहे, मंगलकारी हो, सबको क्षमा प्रदान करें, सबकी रक्षा करें, देहली और घर में समृद्धि बनी रहे, सबके घरों में अन्न के भंडार भरे रहे। ठीक है, अब सभी घरों में किसकी तैयारी करते हैं, फुलारी की। घरों को पूर्णतः स्वच्छ करके देहली को गोबर मिट्टी से लीप कर तैयार किया जाता है। फुलारी जब गाकर अपना आशीर्वाद देते हैं तो हर घर से उन्हें चावल, गुड़ और भेंट के रूप में पैसे दिए जाते हैं। फुलारी जब आशीर्वाद देते हैं तो क्या मिलता है, चावल, गुड़ और भेंट। जानकी और सभी मित्र दिन भर देहली पूजकर बहुत थक गए थे, पर वे बहुत प्रसन्न थे। इस तरह फूलदेई का त्यौहार उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में 8 दिनों से लेकर महीने भर तक चलता है। बच्चों द्वारा एकत्रित किए गए चावल, गुड़ को मिलाकर बच्चे के लिए हलवा, छोई या साई या पापड़ी जैसे अन्य स्थानीय व्यंजन बनाए जाते हैं। कौन कौन से व्यंजन, हलवा, छोई, साई या पापड़ी। ठीक है,
व्यंजन बनाने के लिए जमा पैसों से ही क्या खरीदा जाता है? घी या तेल खरीदा जाता है। व्यंजन को सब एकत्रित होकर और मिलकर खाते हैं। ठीक है। फूलदेई बच्चों को प्रकृति प्रेम, अब बच्चों को सिखाता क्या है? प्रकृति प्रेम, सामाजिक सद्भाव की सीख बचपन से ही सिखाता है फूलदेई। यह त्योहार लोकगीतों, मान्यताओं और परंपराओं से जुड़ने का एक अच्छा अवसर प्रदान करता है। यह प्रकृति तथा संस्कृति से जुड़े रहने की प्रेरणा भी देता है। ठीक है। इस तरह से आपका फूलदेई जो प्रकृति पर्व है उत्तराखंड का, वो यहीं पर समाप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे पाठ 10। ठीक है। अब पाठ 10 को अगर देखें, पाठ 10 का नाम है रस्सा कसी। रस्सा कसी क्या है? एक खेल गीत है। रस्सा कसी एक खेल गीत है, यानी खेल है। ठीक है। खेल गीत में क्या क्या है? जोर लगाओ हैसा, हैसा भाई हैसा, सीना ताने रहो अकड़कर, रस्सा दोनों ओर पकड़कर। अब इस खेल में क्या किया जाता है? इसमें आवाज़ निकाली जाती है हैसा हैसा करके। ठीक है। और इसमें दो तरफ रस्सी को दो लोगों का ग्रुप होता है, ग्रुप समूह होता है। वो दोनों अपनी अपनी ओर क्या करते हैं? रस्सी को खींचते हैं। अब देखिए, रस्सी को दोनों ओर पकड़ा गया है। ठीक है। और दोनों ओर पकड़कर दोनों तरफ से क्या लगाया जा रहा है? जोर लगाया जा रहा है, ताकत लगाया जा रहा है। ठीक है। यहाँ पर अकड़ का मतलब है ताकत लगाया जा रहा है। ठीक है। और कैसे कैसे ताकत लगा रहे हैं? तिरछे पड़कर, कमर जकड़कर। ठीक है। तिरछे होके, ठीक है, और एक दूसरे की कमर पकड़ के या रस्सियों को पकड़ के फिर कहते हैं जोर लगाओ हैसा, हैसा भाई हैसा। ठीक है। उसके बाद खींचो खींचो जोर लगाओ, पैर गड़ाकर पीठ हटाओ। ठीक है। और दोनों को कहा जाता है, दोनों तरफ के बच्चों को, कि तुम अपनी ओर खूब जोर लगाओ और खींचकर अपनी ओर गिराओ। ठीक है। और पैर गड़ा के पीठ अड़ाओ। और दूसरी तरफ के लोग क्या कह रहे हैं कि अपने पैर को अड़े रहने दो और पीठ को अड़ाओ, आड़ी तिरछी चाल भिड़ाओ। ठीक है। और रस्सी को गिराने के लिए कोई भी चाल जो आपसे हो सके वो आप चाल लगाओ। जोर लगाओ हैसा, हैसा भाई हैसा। ठीक है। फिर जोर लगा के अपनी ओर खींचो भाई, अपनी ओर खींचो। ठीक है। रस्सा नहीं फिसलने पाए, साथी नहीं बिचलने पाए, जोश खरोश न ढलने पाए। ठीक है। और यहाँ पे रस्सा किसी से फिसलनी नहीं चाहिए। ठीक है। और कोई भी साथी विचलित ना हो, ना उसके जोश में कमी हो। ठीक है। फिर कहता है जोर लगाओ हैसा, हैसा भाई हैसा, हुए पसीने से तरसारे। ठीक है। तर का मतलब पसीने से भीग चुके हैं। सफल हुए सब दांव करारे। जितने भी दांव लगाए गए थे, अच्छे अच्छे दांव थे, वो सारे क्या हो गए हैं? सफल हो गए हैं। इधर हमारे उधर तुम्हारे जोर लगाओ हैसा, हैसा भाई हैसा। ठीक है। दोनों तरफ से जोर लगाया जा रहा है और दोनों तरफ के दोनों लोग सफल हो गए हैं। ठीक है। दांव एक से एक नए दांव लगाए जा रहे हैं, फिर भी सब लोग इसमें सफलता पा जा रहे हैं। ठीक है। तो ये इस प्रकार से रस्साकसी का खेल होता है, जिसे गीत के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है। इस कविता को लिखा किसने है? खेल गीत को कन्हैया लाल मत्त ने इस कविता को लिखा है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपके 10 चैप्टर, 6 से लेकर 10 चैप्टर आज यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे 11 चैप्टर से लेकर 15 चैप्टर तक के। ठीक है। उसके बाद ये अगले नेक्स्ट डेज आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तब तक के लिए आप सभी इस वीडियो को एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए। साथ में प्रीवियस क्वेश्चन भी आप देखते रहिए ताकि आपका मोटिवेशन बना रहे।